की धनराशि सभी सदस्यों के लिए विधायक निधि में होनी चाहिए और इसके साथ साथ महंगाई भत्ते को भी बढ़ाना चाहिए। इस पे भी सरकार को विचार करना चाहिए। केवल इन्वेस्टर समिट का ढोल पीटने वाली सरकार ये बताए कि छोटे और मझोले व्यापारियों के लिए सरकार के पास क्या योजना है। केवल रेड कारपेट इन्वेस्टर समिट में बिछा देना, जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा इस तरह से उड़ा देना और रोजगार ना देना, ये सबसे बड़ा धोखा है जनता के साथ। सरकार को बताना चाहिए कि ऐसी कौन सा चमत्कार सरकार ने किया है जिससे बिना कुछ लगाए उनका निर्यात बढ़ गया। हकीकत तो ये है कि वो अपनी मेहनत से जो व्यापार कर रहे हैं, उन्होंने अपनी मेहनत से इस व्यापार को बढ़ाया है और सरकार इसका श्रेय लेने का पूरा प्रयास कर रही है। महिलाओं के लिए तो मैं कहती हूं कि इससे धोखे भरा बजट और कोई नहीं हो सकता। श्रीमती अनुराधा मिश्रा, अनुराधा ये नाम है ना, आप सब मोना आपका नाम जानते हैं हम सब लोग, सॉरी आराधना, हम सब लोग रिस्पेक्टफुली आपको मोना जी कहते हैं। धन्यवाद अध्यक्ष जी। आपने मुझे आज 18वीं विधानसभा के प्रथम सत्र के बजट भाषण पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आभारी हूं और अपने सभी सहयोगियों के आभारी हूं कि उन्होंने मुझे पहले बोलने के लिए अवसर दिया। माननीय अध्यक्ष जी, बजट हम सब लोगों ने सुना, देखा, पढ़ा भी। सरकार का ये 10 मिनट में आप अपनी बात थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा, थोड़ा 10 बढ़ के 15। सरकार का बजट 6.15 लाख करोड़ का जो बजट, एक लहीम सहीम बजट प्रस्तुत हुआ है, ये पूरी तरह से मैं कहूंगी कि झूठ की नींव पर खड़ा हुआ बजट। कदम कदम पर इस बजट में जनता को गुमराह करने के लिए, भ्रमित करने की पूरी कोशिश की गई। बजट में प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी, हर वर्ग के अंदर आज हाहाकार मचा है। गरीब और मध्यम वर्ग की कमर टूट गई है। सरकार से उपेक्षा की थी लोगों ने कि ऐसा बजट आएगा जो जिंदगी को थोड़ा सा आसान और सुगम बना देगा, पर सरकार का बजट हर वर्ग के अंदर घोर निराशा लेकर आया है। जीएसटी के बाद जो महंगे टैक्स और रोजगार के साधन सिमट गए हैं, आज त्राहिमाम बचा है और जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। एक दिशाहीन सरकार के भटके हुए बजट ने जनता को केवल निराशा दी। आज छला ही नहीं महसूस कर रही है जनता, पर दुख इस बात का है कि चुनाव में भी जो वायदे किए थे सरकार ने, उसको भी पूरा करने में सक्षम नहीं है सरकार। बजट में प्रदेश की गिरी हुई अर्थव्यवस्था और अधिक लड़खड़ा जाने का खतरा और बढ़ गया है। प्रदेश के हालात जिस तरह से चल रहे हैं, और खराब होने की अर्थव्यवस्था की उम्मीद है और इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार होगा तो भविष्य में सरकार जिम्मेदार होगी। संकल्प पत्र में 130 घोषणाएं की थी सरकार ने, जिसमें से केवल 97 घोषणाओं पर सरकार ने बजट में प्रावधान दिया है। इससे क्या प्रतीत होता है कि सरकार सत्ता में बने रहने के लिए घोषणाएं तो कर देती है, पर गंभीर नहीं होती उन घोषणाओं को पूरा करने के लिए। क्या सरकार के पास कोई रोड मैप नहीं? आज किसानों की आय दुगनी करने की बात की थी, पर इसकी बात तो छोड़ दीजिए। फ्री बिजली देने का वायदा किया था, जिस पर बजट में कोई भी चर्चा नहीं की गई, और अब कहा जा रहा है कि नलकूप और नहर की सिंचाई हम करेंगे। कॉलेज जाने वाली छात्राओं को रानी लक्ष्मीबाई योजना के तहत स्कूटी देने का वायदा किया था, बजट में इस पे भी चुप्पी साधी हुई है। इन्वेस्टर समिट 2018 में सरकार ने 40 लाख युवाओं को रोजगार देने का 3 वर्ष का लक्ष्य रखा था, पर चुनाव के पहले कहा गया, कभी किसी ने कहा 2 करोड़ तो कभी किसी ने 3 करोड़ रोजगार व स्वरोजगार देने की बात कही। 4.68 लाख करोड़ रुपए में 3 लाख करोड़ का निवेश का दावा किया, पर यह निवेश किन उद्योग में आया, रोजगार कहां मिला नौजवानों को? सरकार ने बजट में इसका कोई जिक्र नहीं किया है। मैं तो मांग करती हूं कि सरकार को इन इन्वेस्टर समिट से मिले रोजगार और स्वरोजगार पर श्वेत पत्र जारी करना चाहिए।
गरीब को सस्ती दर पर भोजन देने की एक बड़ी भारी योजना अन्नपूर्णा योजना की घोषणा की गई थी। बजट में उसका भी कोई प्रावधान नहीं किया गया। बजट में कहा गया कि चिकित्सा शिक्षा में रोजगार सृजन के अपार संभावनाएं हैं। मैं पूछना चाहती हूं सरकार से कि युवा बेरोजगार जो है वो सरकार से उम्मीद करता है कि उसको स्पष्ट रोजगार मिले, रोजगार सृजन की संभावनाएं बता दी जाए नौजवानों को, ये उसके साथ सबसे बड़ा धोखा है। महत्वपूर्ण योजनाओं का ढिंढोरा तो पीटा सरकार ने, पर उस पे किसी पर पैसा ना बढ़ाया है और ना कोई प्रोविजन किया है। वाराणसी मतलब काशी और गोरखपुर में मेट्रो के लिए मात्र 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अरे कम से कम काशी में और गोरखपुर में तो पूरा पैसा मेट्रो चलाने के लिए दे दिया गया होता। नए मेडिकल कॉलेज में के लिए केवल 2100 करोड़ दिए गए। मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज खुलेंगे तो क्या ये 100 करोड़ 2100 करोड़ रुपए पर्याप्त है? क्या सरकार के पास कोई रोड मैप नहीं है उनको पूरा करने का? मेडिकल कॉलेजों में भर्ती की भी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई। केवल 1000 नर्सों की भर्ती आगामी वर्ष में करने की बात कही। क्या ये पर्याप्त है? आज पैरामेडिकल स्टाफ हमारे पास मेडिकल कॉलेज में नहीं है, ट्रॉमा सेंटर्स में नहीं है, सरकारी अस्पतालों में नहीं है, तो उसकी आपूर्ति कैसे होगी? इस पर सरकार मौन है। व्यापारियों के लिए सरकार ने क्या दिया इस बजट में? क्या सुविधाएं दी है? कोरोना के बाद आज तक व्यापारी आगे बढ़ने के लिए परेशान है, उसके लिए कोई योजना नहीं। केवल इन्वेस्टर समिट का ढोल पीटने वाली सरकार ये बताए कि छोटे और मझोले व्यापारियों के लिए सरकार के पास क्या योजना है। केवल रेड कारपेट इन्वेस्टर समिट में बिछा देना, जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा इस तरह से उड़ा देना और रोजगार ना देना, ये सबसे बड़ा धोखा है सर जनता के साथ। हर साल 2 लाख छात्र छात्राएं उच्च शिक्षा के लिए प्रदेश से बाहर जाते हैं। इनको शिक्षा प्रदेश में उपलब्ध कराने की, उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने का सरकार का क्या नजरिया है, क्या रोड मैप है, इसका भी कोई जिक्र नहीं। बजट में कर्मचारियों के लिए भी कुछ नहीं है। पुरानी पेंशन पर सरकार पूरी तरह से मौन है। महंगाई भत्ते की 18 महीने से जो रुकी हुई धनराशि है उसके भी भुगतान की कोई घोषणा सरकार ने इस बजट में नहीं की। लाखों अस्थायी कर्मचारियों को उम्मीद थी कि सरकार उनको स्थायी करेगी, बजट में प्रावधान करेगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, 2000 तदस्थ शिक्षक बेरोजगारी के कगार पे हैं। अध्यक्ष जी, ये वो शिक्षक है जिन्होंने अपनी पूरी जीवन ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए बिताया। आज बहुत से ऐसे शिक्षक हैं जो रिटायरमेंट के कगार पे हैं, जिन्होंने अपने परिवार के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए, बेटी की शादी के लिए ऋण ले रखा है, लोन ले रखा है, और अगर सरकार उनको निकाल देगी तो उनके परिवारों का क्या होगा? मैं मांग करना चाहती हूँ कि सरकार इस पर पुनर्विचार करे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश है, मानवता के आधार पर सरकार उसमें कोई बीच का रास्ता निकाले। बिजली आपूर्ति में सुधार कैसे होगा? उत्पादन कैसे बढ़ेगा? प्रदेश में अगर हमें अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाना है तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है बिजली की आपूर्ति उद्योग के लिए। पर पूरा बजट पर डाला, एक भी नई इकाई खोलने के लिए सरकार ने उसमें कोई प्रावधान नहीं किया। और आज की तारीख में जितनी बड़ी समस्या बिजली की है, पूरा प्रदेश त्राही त्राही कर रहा है। जलवायु परिवर्तन आज एक गंभीर मुद्दा है। भूमिगत जल का स्तर लगातार गिरता चला जा रहा है। लखनऊ में ही पिछले 5 वर्षों में 1 मीटर से भी ज्यादा भूगर्भ जल गिर चुका है। पर हरियाली लाने के लिए सरकार के बजट में जंगलों के विस्तार के लिए कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है। ओडीओपी की बात सरकार लगातार करती है। केवल एक नाम दे देने से और दावा कर देने से कि 88,000 करोड़ के बजाय निर्यात 1.56 करोड़ हो गया। सरकार को बताना चाहिए कि ऐसी कौन सा चमत्कार सरकार ने किया है जिससे बिना कुछ लगाए उनका निर्यात बढ़ गया। हकीकत तो ये है कि वो
अपनी मेहनत से जो व्यापार कर रहे हैं, उन्होंने अपनी मेहनत से इस व्यापार को बढ़ाया है और सरकार इसका श्रेय लेने का पूरा प्रयास कर रही है। स्कूल के बच्चे जिनके लिए सरकार लगातार कर रही है कि हम उनको यूनिफॉर्म का पैसा उनके खातों में दे रहे हैं, उनकी यूनिफॉर्म के लिए और सारी चीज़ों के लिए 1100 की धनराशि, इस पे चर्चा भी हुई सदन में कि ये अपर्याप्त है क्योंकि महंगाई बढ़ गई है, पर इसको भी बढ़ाने के ऊपर सरकार ने इस पे कोई निर्णय नहीं लिया है। महिलाओं के लिए तो मैं कहती हूं कि इससे धोखे भरा बजट और कोई नहीं हो सकता। लगातार हमने इस सदन में उठाया है कि महिलाओं को सरकारी नौकरी में उनके आरक्षण के उसी वर्ग की महिलाओं को 33% आरक्षण सरकारी नौकरी में मिलना चाहिए। ये लगातार हम मांग करते आए हैं, पर सरकार इस पर पूरी तरह से मौन है। आज लगातार महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ रहा है, उसको कम करने के लिए भी, उसको नियंत्रित करने के लिए भी सरकार का कोई रोड मैप नहीं है। एक बड़ा गंभीर विषय है और यहाँ बहुत सारी हमारी महिला सदस्य भी हैं और बहुत सारे ऐसे सदस्य हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं। हम सब ने देखा, हम सब देखते हैं, आपने शौचालय बनाए, एक अच्छी पहल है, बड़ी संख्या में बनाए, पर स्नान घर महिलाओं को ग्रामीण क्षेत्र में बनाना आवश्यक है। आज भी जब हम गांव में जाते हैं तो गरीब घर की महिला खटिया की ओट में या साड़ी की ओट में स्नान करती है। मेरी मांग है कि सरकार को इस विषय पे गंभीर विचार करना चाहिए और मैं सभी सदस्यों से, खासकर जो हमारी महिला सदस्य, उनसे मांग करूंगी कि सरकार के सामने हमें ये मांग रखनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए स्नान घर का निर्माण सरकार कराने पर विचार करे। ये मेरी मांग है। अंत में अपने कुछ जो हमारे साथी विधायक हैं, मैं इनके बारे में भी आपसे कुछ मांग करना चाहती हूँ। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हैं और हमेशा इस विचार पर वो हम लोग के साथ खड़े भी रहते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, महंगाई केवल जनता के लिए नहीं बढ़ी, जनप्रतिनिधियों के लिए भी बढ़ी। जिस तरह से आज प्रदेश में, देश में महंगाई बढ़ती चरम पे जा रही है, तो मैं मांग करूंगी कि खासकर जो हमारे नए साथी आए हैं, इनको अपने क्षेत्र में जाकर अपनी जनता के बीच में कुछ काम करना है। जो धनराशि विधायक निधि की है वो पर्याप्त आज की महंगाई में नहीं है, इसको 5 करोड़ कर देना चाहिए। और 5 करोड़ की धनराशि सभी सदस्यों के लिए विधायक निधि में होनी चाहिए और इसके साथ साथ महंगाई भत्ते को भी बढ़ाना चाहिए। इस पे भी सरकार को विचार करना चाहिए। मैं अंत में इतना ही कहूंगी कि जो मेरे सुझाव हैं वो सरकार इन पर विचार करे और उन्हें अपने बजट में समायोजित करे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।